नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो आज देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और यहाँ पर दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और डिटेल भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको उसके बारे में जो है अधिक से अधिक जानकारी हो जाए। तो सबसे पहला नंबर जो है एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश दोस्तों जो है, देखिए अगर भाषा का विकास आपको पता है तो जब भी बोला जाएगा पहली भाषा या पहला जो है जो भाषा था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत। उसके बाद क्या आया? पाली आया। क्या आया? पाली आया। उसके बाद क्या आया? प्राकृत आया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद दोस्तों अपभ्रंश आया। उसके बाद क्या आया? अवहट्ट आया। ये याद रखेंगे तो आप एग्जाम में कर लेंगे। उसके बाद प्रारंभिक हिंदी या कहिए हिंदी आ गया। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगर और डिटेल पूछ देगा ना तो यहाँ पर बोलेगा एक और तोड़ देगा। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था वैदिक संस्कृत आया, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आया। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो देखिए अगर क्रम आ जाएगा भाषा का क्रम तो क्या लिखेंगे? पहले आप वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी या हिंदी, फिर खड़ी बोली इत्यादि आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो है यहाँ पर पूछा क्या गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश यानी इसके बाद कौन सा आया। तो संस्कृत के बाद दोस्तों पाली आया था। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आपको पाली भाषा में मिल जाएंगी। उस समय जो है लोगों की भाषा पाली हो गई थी। ये जो भाषा का विकास होता है धीरे धीरे होता है, जैसे कि आप देखेंगे हिंदी से अब इंग्लिश बन रहा है धीरे धीरे, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती जाती हैं धीरे धीरे, या फिर कहिए कि अपभ्रंश होती जाती हैं, टूटती फूटती जाती हैं। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे तो एग्जाम में आप जो है कहीं से भी पूछ ले कि पाली के बाद क्या आया, तो प्राकृत आया, प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, फिर ठीक है फिर उसका हिंदी आ गई। तो ऐसे एक क्रम याद रखेंगे तो कहीं से भी पूछ ले आप कर लेंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। देखिए अगर बात करेंगे भाषा, ऑप्शंस देखिए पहले। अंकित करने को लिपि नहीं कहते हैं, लिखने की जो विधि है उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे आपका वर्ण है, वर्ण दोस्तों जो है इसको जब क्रम में लिखेंगे ना, वर्णों को जब क्रम में लिखते हैं तो क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है, वर्णों से बनता है वर्णमाला। और लिखने की जो लिपि है, देखिए एक भाषा है, बोलने का जो तरीका है उसको कहेंगे भाषा। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और जो अनुच्छेद है वो क्या है? 343 है, अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी संविधान का अनुच्छेद भी पूछ लेता है, तो 343 याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ये कहाँ बताया गया? 343 अनुच्छेद में, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बताया गया है। तो जो बोलने का तरीका है उसको कहते हैं भाषा, और जो लिखित ध्वनियों का संकेत कर लोग लिख रहे हैं, जो लिखने का तरीका उसको कहते हैं लिपि। ठीक है, तो लिपि किसे कहते हैं? जो है लिखित ध्वनियों संकेतकों को कहते हैं, या फिर कहिए लिखने का जो तरीका है उसको लिपि कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो दोस्तों देखिए जो होता है एक बार, जैसे चंदू के चाचा ने जो है चांदी की, आप कई बार ये सब चीजें सुन चुके हो। तो चौ की उसमें क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो चौ की माने वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सभी एक एक चीज आपको ऑप्शन के हिसाब से याद करवाते जाएंगे। तो अनुप्रास अलंकार उसको कहते हैं। ठीक है, वर्ण, एक वर्ण का दोस्तों जो है एक से अधिक बार जब आवृत्ति होगा तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण अलग होगा, ठीक है, अक्षर वहां पर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर आपको अलंकार बताना है। पंक्ति क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, और मनो, देखिए यहां पर पकड़ा जा रहा है, नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए मनो, मनहु, जनऊ ये सब जब रहेगा ना तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? संभावना जो दोस्तों जो है संभावना प्रकट की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। तो मनो, मानो, जनो ये सब क्या आ रहा है? मानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका हिंदी जानना चाहें तो जो है क्या कहते हैं, पंक्तियों में जो पीताम्बर ओढ़े जो श्याम कृष्ण जी हैं, यानी उपमेय की बात करेंगे। ठीक है, में नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप, यानी कि उपमान की संभावना की जा रही है। ठीक है, अनुप्रास आपको बताई दिया, अक्षर रिपीट करेगा। ठीक है, वर्ण। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिमान में समास बताना है। समास दोस्तों जो है
ये देखिए, जब संधि और समास में कई बार नहीं समझ में आता बच्चों को, जो है कभी कभी क्या परिभाषा दे देता है। तो संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, वर्णों का, और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समास में शब्दों का। तो प्रतिमान में कौन सा समास होगा, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। मैंने ट्रिक में कई बार याद करवा दिया है, याद नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए क्या होगा, अव्ययी भाव में यथा लिखा रहेगा, यथा, संभव, प्रति लिखा रहेगा, ये सब जो रहता है इसमें ये आपका पकड़ने का तरीका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास। द्वंद्व में क्या होता है, जोड़ा रहेगा, दिन रात, उल्टा सीधा ऐसे रहेगा। ठीक है, सुख दुख मतलब जोड़ा रहेगा, माता पिता, ये योजक चिन्ह भी इसमें लगा होता है। द्विगु में क्या होगा, संख्या रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका त्रिलोचन, चार पाई, ऐसे करके उसमें संख्या की बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह, विराम चिन्ह दोस्तों जो है देखिए, अर्ध विराम जो होता है एक डॉट और कॉमा लगाते हैं, और प्रश्नवाचक ऐसे लिखते हैं, अल्प विराम एक कॉमा होता है। तो दोस्तों जो है अल्प विराम यहाँ पर होगा, पूर्ण विराम में खड़ी पाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा विराम चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है या लगाना चाहिए था, तो यहाँ पर अल्प विराम या कहिए कि जो है कॉमा लगाना चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे स्वर संधि का उदाहरण। संधि देखिए 3 प्रकार की होती है। स्वर, इसमें स्वरों का मेल होगा। दूसरा व्यंजन, इसमें व्यंजनों का मेल होगा। तीसरा जो होगा वो विसर्ग होगा, विसर्ग, इसमें बिंदी वाला लगा रहेगा विसर्ग। चलिए, जैसे विसर्ग इसमें देखिए नीरस है ना, तो निह, धन क्या होगा, रस, नीरस। तदुप जो है तद्रुप दोस्तों जो है इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जो है तद, ठीक है, धन रूप, यानी ये दोस्तों ये भी व्यंजन है। किंचित में क्या होगा, किम, क्या होगा, किम, और धन आपका चित्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है, व्यंजनों का यहाँ पर मेल हो रहा है। ठीक है, तद्रूप में क्या हो रहा है, ये भी यहाँ भी आप देखिए द यहाँ पर है। ठीक है, अब प्लस रूप यहाँ पर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यंजनों का मेल आ रहा है। लेकिन अन्वय देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन अय होगा। यानी अगर बात करेंगे तो उ और अ का दोस्तों जो है मेल हो रहा है, जो कि आपका व बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, आगे आपको जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट में बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि यानी प्रमोशन आदि की सूचना जो है दी जाती है। तो दोस्तों देखिए ये सब कार्यालय का होता है। कार्यालय के अंतर्गत कार्यालय का जो आदेश होता है, इसमें देखेंगे किसी की नियुक्ति होती है, छुट्टी उसको मिलता है, या फिर उसका प्रमोशन यानी पद वृद्धि होता है। तो ये सब कार्यालय आदेश के अंतर्गत आता है। पत्र व्यवहार से ये क्वेश्चन था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कारक के भेद, जब हिंदी में पूछ लिया जाए, हिंदी में कारक के भेद तो 8 याद रखिएगा। संस्कृत में जब पूछ लिया जाए, संस्कृत में तो 6 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, तो कौन कौन सा हट जाता है। 8 जो भेद होते हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी में दोस्तों होते हैं 8। तो कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म आपने याद रखा है, तो यहाँ पर कर्ता होता है, कर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों करण होता है, फिर उसके बाद दोस्तों संप्रदान होता है। ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा। अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन होता है। अधिकरण और संबोधन, जिसको हे भो से हम पहचानते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर अगर संस्कृत की बात की, किसका किसका लोप हो जाएगा, तो संस्कृत में संबोधन का और संबंध का, इन दोनों का लोप हो जाता है। बाकी आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण ये रहता है। संबंध और संबोधन जो है इसका जो है संस्कृत में लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये क्योंकि संस्कृत का हम सेट लगा रहे हैं तो याद रखिएगा 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यानी काम पूरा हो गया है। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, कौन सा काल है। तो देखिए ये पहले जो है काम पूरा हो गया है, भूतकाल होगा, तो भूतकाल वाला छोड़ दीजिए, बाकी आपका देखिए ये वर्तमान तो काट दीजिए सीधे, यानी इन्हीं में से कोई होगा। और या तो पूरा हो चुका है, आप जानते हैं, तो पूरा यानी अपूर्ण वाला भी नहीं होगा, वर्तमान भी नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य तो नहीं है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ऑप्शन से आप ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से जो है वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा काल होगा। वर्तमान में हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान वाला हो सकता है, वर्तमान वाला हो सकता है, भविष्यत और भूत वाला डायरेक्ट काट दीजिए। और संदेह का बोध हो रहा है यानी संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपूर्ण वाला दोस्तों अभी पूरा नहीं हुआ रहता है तो उसको हमको मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक होता है रचना के आधार पर या फिर कहिए स्वरूप। इसको दोस्तों तीन प्रकार से बांटते हैं। इसमें दोस्तों जो है वाक्यों को तीन प्रकार से, सरल या फिर इसी को साधारण वाक्य कहते हैं। उसके बाद इसको मिश्रित वाक्य भी या मिश्र वाक्य एक होता है और एक होता है संयुक्त वाक्य। इस सभी लोगों को पता होगा, कई बार रचना के आधार पर पूछ लिया जाता है। एक होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यहाँ पर तीन प्रकार से बांटते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से बांटते हैं अर्थ के आधार पर। आप चाहे तो लिख सकते हैं विधिवाचक। ठीक है, वाचक सब में लगा लीजिएगा। विधि, निषेध, एक तो विधि है, एक मना कर दे रहा है, निषेध एक जो है आज्ञा दे रहा है। ठीक है, आज्ञा, और एक प्रश्न लगा रहा है, प्रश्नवाचक। एक होता है विस्मय, भूल जा रहा है, विस्मयवाचक। ठीक है, और संदेहवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये लिख लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, विधिवाचक, निषेधवाचक, फिर उसके बाद आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेह, इच्छा और संकेतवाचक। 8 प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार से अर्थ के आधार पर। लेकिन पूछा जाए वाक्य को वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, रचना के और अर्थ के दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 होता है। याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि वाक्यों को रचना की दृष्टि से कितने प्रकार में बांटते हैं। रचना की दृष्टि से सरल, मिश्रित और संयुक्त 3 प्रकार से बांटते हैं, और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार से, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिया का मूल दोस्तों पूछा जा रहा है, तो धातु, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। ठीक है, जो है अगर बात करेंगे शब्दों का निर्माण का मूल तत्व जो है क्या होता है, मूल तत्व जो है शब्दों का निर्माण का, शब्द निर्माण का, ये धातु ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव, ये किसकी रचना है। ये दोस्तों जो है गुलेरी जी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इनका उपनाम है। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि उसने कहा था, छोटे आप क्लास में मैंने मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन 8 या 7 8 6 इसी में ये उसने कहा था, आपको मिल जाएगा, ये इनकी रचना है। और बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये सब जो है इन्हीं की रचना है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मेरा मित्र जो है राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है। विधेय क्या है? विधेय दोस्तों इसमें है बहुत अच्छा चित्रकार है, और मेरा मित्र जो है ये क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, मेरा मित्र। ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत अच्छा चित्रकार जो ये क्या है, विधेय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत वाला बताना है। अच्छा, विधि यानी इसको कह रहा है, फिर इसका निषेध मना कर रहा है, ये ठीक है। आवाहन दोस्तों जो है, आवाहन दोस्तों जो है विसर्जन, ये बिल्कुल, ये भी ठीक है। आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है। क्या होता है, दुराग्रह होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, आग्रह का विग्रह दिया। विग्रह दोस्तों होता है समास का। समास का क्या होता है, विग्रह होता है, या फिर कहिए समास इसका होना चाहिए था। समास का विग्रह होता है। संधि का क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है। संधि का भी कई जगह ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो विग्रह लगा सकते हैं, लेकिन विच्छेद इसका होता है, संधि विच्छेद। ठीक है, अगर दोस्तों बात करेंगे तो जो है अनुग्रह का दोस्तों भी होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह जो होता है वो अनुग्रह का भी विलोम होता है। तो याद रखिएगा, अनुग्रह। तो अगर अनुग्रह भी दिया है तो आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आग्रह, यही गलत है। अमी मतलब क्या होता है, अमृत, और हलाहल मतलब विष, तो ये भी उल्टा सही है। यानी इसमें से जो गलत है वो सी वाला है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना, सही वाला का बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखिए, पतोहु, वधु, वधु, पुत्र वधु, वनिता, क्या क्या कहते हैं, वनिता कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या कहते हैं,
गृहलक्ष्मी कहते हैं, गृहलक्ष्मी सबको याद ही होगा। एक कहते हैं कलत्र, क्या कहते हैं, कलत्र कहते हैं, किसको कहते हैं, गृहलक्ष्मी को कहते हैं। मुस्लिम लोग कहते हैं बेगम, क्या कहते हैं, बेगम कहते हैं। दारा कहते हैं, एक दारा, ये भी वधू का ही है। दारा, वामांगिनी भी कहते हैं, वामांगिनी, ये सब किसका है, इसी का है। तो ये बिल्कुल सही है। पत्र में देखिए पत्थर डाल दिया है, यहाँ पर देखिए पथ है तो फिर पानी डाल दिया है, पत्ता में फिर पति डाल दिया है, प्रश्न डाल दिया, देख रहे हैं। तो ये सब आपका गलत है, जो सबसे सही है वो वाला आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वाच्य कितने प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों वाच्य पहले किसको कहते हैं, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कौन प्रधान है, मतलब किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या फिर भाव की। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 प्रकार से बांटते हैं, कृत, कृत्र, फिर कर्म और भाव। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कपट और कपाट का अर्थ बताना है। कपट मतलब होता है धोखा, तो धोखा वाला काट दीजिए। और कपाट मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा, तो ये दराज लिखा हुआ है, दरवाजा। दराज मतलब क्या, अलमारी होता है। ठीक है, तो ये गलत, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कपाट का और क्या क्या होता है, किवाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, किवाड़। और क्या कहते हैं, पट भी कहते हैं, पट। और क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, द्वार। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे धोखा का, इसको कहते हैं छल। और क्या कहते हैं, मक्कारी। एक को कहते हैं शठता, सठता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, देखिए मैंने याद करवाया था, उपसर्ग आगे लगता है, अस उ से है तो रिलेशन बनाना बहुत आसान है, आगे है। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय ये पीछे लगता है, कहाँ लगता है, प से प्रत्यय, प से पीछे, तो पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखिए, किसी शब्द के बाद जुड़ता है तो प्रत्यय होता है ना वो, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है नहीं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है, नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश यानी जो अंडरलाइन है अंश क्या है, तो लंका का राजा रावण, रावण के बारे में बता रहा है, यहाँ पर संज्ञा के बारे में बता रहा है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, क्वालिटीज की बात करेगा तो विशेषण लगा देंगे। ठीक है, तो विद्वान वाला लगाया नहीं था, यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट बात करेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उसी को क्रम में लगा देंगे तो वर्णमाला बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। लेकिन अगर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में वैसे है, अगर नहीं है तो अच्छा लिख दीजिएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण, देखिए ध्वनि में उच्चारण के आधार पर जो बांटा जाता है, कंठ, तालु, ओष्ठ, ये सब। ठीक है, तो कंठ जो वर्ण है इसमें कौन कौन सा आता है, मतलब कंठ कहाँ से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आता है याद रखिएगा, एक तो अ आता है, फिर उसके बाद आ आता है, उसके बाद ह आता है, याद रखिएगा। और जो भी क वर्ग में है, क ख ग घ, तो क वर्ग में जो भी हैं उन वो आ जाते हैं। और इसमें एक अह आता है, अह को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए अ आ रहा है, ह आ रहा है, तो ये कोरिलेट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया कंठ वर्ण में कौन कौन सा है, तो देखिए इसमें क ख ग है, क ख ग है ही नहीं, अ आ में से कोई है तो आ है, और ह भी है, और अह भी है, ये वाला भी देखिए है, विसर्ग भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ वर्ण के अंतर्गत ये आता है ध्वनि के आधार पर। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, नहीं वाला बताना है। ध्वनि के आधार पर, प्राण के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, कौन सा है, एक अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, तो 2 भाग में प्राण के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे महाप्राण, महाप्राण में जो है द्वितीय और चतुर्थ आता है। जैसे कि क है ना, तो पहला ये है, ख है ये दूसरा है, ग क्या है तीसरा है, घ क्या है चौथा है, अंग क्या है पांचवा है। तो द्वितीय और चौथा जो है महाप्राण में आता है। ठीक है, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आता है, साथ ही साथ इसमें दोस्तों जो है जो उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन माने जिसको बोलने पे लगेगा कि तीखा लगा हुआ है, जैसे श, श, ह। ठीक है, और ये वाला भी स उसी के अंतर्गत, तो ये जो है किसमें महाप्राण में आते हैं।
और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, इनको अगर आप पढ़ लिए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मैंने आपको पूरा बता दिया अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है। अब ये कैसे आप जानेंगे, देखिए जैसे कि मैं क ख का शुरू कर रहा हूँ ना, क, तो क पहला वर्ग है तो पहला अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। अल्पप्राण महाप्राण है क्या? अल्पप्राण माने कम सांस में हो जा रहा है, उच्चारित हो जा रहा है। महाप्राण मतलब ज़्यादा सांस की जरूरत पड़ रही है। ख देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा सांस की जरूरत पड़े तो दूसरा ये वर्ग है, तो ये दोस्तों महाप्राण में आ जाएगा। ग देखिए तीसरा है तो ये किसमें? अल्पप्राण में आएगा। ग घ देखिए ज़्यादा लग रहा है तो चौथा जो है महाप्राण में आएगा। पांचवा अंग जो है देखिए तुरंत बोल दे रहे हैं तो अल्पप्राण में आ जाएगा। तो इसको इसी के अनुसार यहाँ पर बताना था, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कौन सा महाप्राण नहीं है, यानी अल्पप्राण होगा, क्योंकि प्राण के आधार पर दो ही प्रकार में बांटे हैं ना। तो देखिए महाप्राण कौन सा नहीं है? ख दूसरा है यानी है, घ चौथा है होगा, च छ में देखिए च छ ज तीसरा है, झ जो है चौथा है, तो ये होगा। यही दोस्तों नहीं है, यही अल्पप्राण है, ठीक है। तो च भी हो रहा था ना, वो भी अल्पप्राण होता। तो ये समझ गए अल्पप्राण महाप्राण। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन अब अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने आपको क्या ये समझाया है, ठीक है। अब आप 1 नंबर जरूर कर लेंगे अल्पप्राण महाप्राण में, अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे बिना पलक झपकाए के लिए शब्द। इसके लिए शब्द होता है अपलक, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। निर्मेश जो है ये शब्द उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी वही शब्द है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।